हाँ तो मित्रों आइएगा, जिस प्रकार अपन ने अभी तक मेवाड़ के इतिहास के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल की, उसी कड़ी में आगामी जो जानकारियाँ शेष हैं उनको हम प्राप्त करते हैं। और कल हमने राणा हमीर के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की थी। राणा हमीर सिसोदिया, और राणा हमीर का कार्यकाल रहता है साहब 1326 से 1364 तक। इनकी क्या क्या उपाधियाँ रही, क्या क्या इनकी उपलब्धियाँ रही, वो हम उनका सारा वर्णन कर चुके हैं। राणा हमीर के बाद में राणा हमीर के पुत्र बनते हैं राणा खेता। राणा खेता, जिन्हें क्षेत्र सिंह के नाम से भी जाना जाता है। राणा खेता ही क्षेत्र सिंह है, क्षेत्र सिंह ही खेता है। गजेंद्र ही गज्जू है, गज्जू ही गजेंद्र है। और इनका कार्यकाल रहता है 1364 से 1382 तक। कोई महत्वपूर्ण ज्यादा जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण नहीं है राणा खेता के बारे में। ये जो कि हमीर के द्वारा स्थापित की गई थी, उसी के शौर्य के दम पर इनका काम चलता रहा। लेकिन इन्होंने मालवा के एक शासक थे, मालवा के शासक जिनका नाम दिलावर खां गोरी, दिलावर खां गोरी, इस गोरी को युद्ध में पराजित किया। युद्ध में पराजित किया और बस यहीं से संघर्ष प्रारंभ होता है साहब। याद रखना, इसी राणा खेता ने मालवा और मेवाड़ जो संघर्ष है, इसका सूत्रपात किया, इसका प्रारंभ किया, जो काफी लंबा चलता रहा। मालवा मेवाड़ संघर्ष का सूत्रपात किया। महत्वपूर्ण है कि मालवा और मेवाड़ का संघर्ष किसके समय प्रारंभ हुआ? राणा खेता या क्षेत्र सिंह के समय। इस राणा खेता के बाद में जो मेवाड़ के महत्वपूर्ण शासक बनते हैं वो हैं राणा लाखा, जिन्हें लक्ष्य सिंह के नाम से भी जाना जाता है। राणा लाखा ही लक्ष्य सिंह है, लक्ष्य सिंह ही राणा लाखा है। गजेंद्र ही गज्जू है, गज्जू ही गजेंद्र है। और इनका जो कार्यकाल रहता है वो रहता है 1382 से 1421 तक। अब यहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे जीके में आते हैं, वो अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण हुआ। पिछोला झील का निर्माण। अच्छा, महत्वपूर्ण बात है ये भी है साहब, पिछोला झील का निर्माण किसने किया? का निर्माण लखी बंजारे ने किया। लखी कोई नाम नहीं है, ये व्यापारियों की, बिणजारा कहते हैं व्यापारी को। बिणज वाणिज्य जो शब्द है, वाणिज्य से बिणज बना है और बिणज से हमारा राजस्थान का शब्द बना है बिणजारा। जो बिणज करता है, जो वाणिज्य करता है, जो व्यापार करता है, वो कहलाता है बिणजारा। जो लाखों का व्यापार करेगा वो कहलाता है लखी बिणजारा। जो करोड़ों का व्यापार करता है वो कहलाता है किरोड़ी धज बिणजारा। हमारे राजस्थान में घोड़ों के माध्यम से, ऊंटों के माध्यम से, बैलों के माध्यम से व्यापार हुआ करते थे। जो ऊंटों के माध्यम से व्यापार जो बंजारे करते थे उन्हें कहते हैं कतारिया, और जो बैलों पर सामान लादकर व्यापार करते उन बंजारों को कहते हैं बालदिया। ऐसे एक बालदिया था लखी बिणजारा, उसने पिछोला झील का निर्माण करवाया। और साहब ये पिछोला झील कहाँ है? झीलों की नगरी उदयपुर में। पिछोला झील उदयपुर में है। इसका निर्माण लखी बिणजारे ने किस शासक के समय किया? राणा लाखा के समय। और इसी पिछोला झील के किनारे, इसी पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा है साहब। नटनी का चबूतरा है। एक नटनी बड़ी चतुर थी, अपनी नट विद्या, नट विद्या जो शरीर को साध करके अपने शरीर की साधना से तरह तरह के कर्तव्य दिखाते हैं उन्हें नट कहते हैं। और ये नटनी बड़ी चतुर थी, ये रस्सी के ऊपर काफी लंबी दूरी तक चल सकती थी। एक बार राणा लाखा के दरबार में आई और नटनी ने अपने उस कर्तव्य का बखान किया कि मैं ऐसे ऐसे कर्तव्य दिखा सकती हूँ। और इस पिछोला झील के इस किनारे पर रस्सी बांधकर पानी के ऊपर उस किनारे तक रस्सी के ऊपर चलकर पूरी झील पार कर सकती हूँ।
राणा लाखा ने कहा असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा हो जाए तो मेरा आधा राज तेरे को दे दूंगा। अब साहब नटनी ने इस चैलेंज को स्वीकार किया। इस किनारे से उस किनारे के बीच, पहाड़ों के बीच रस्सी बांध दी गई, नट ढोलकी बजाने लगा और नटनी रस्सी पर चढ़ गई। सदैव अपने हाथों में बांस का लठ पकड़कर सदैव कदमों से वो रस्सी के ऊपर चलती 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 आधी झील तक पहुंच गई। और राणा लाखा टेंशन में कि यार ये तो आधा राज गया, ये नटनी तो पार करेगी और आधा राज इसको देना पड़ेगा। तब अपने सामंतों से चर्चा की, यार ये तो गड़बड़ हो गई, नटनी तो पार करेगी, आधा राज जाएगा। तब एक सामंत ने यहां पर ममता का गला घोंटा। साहब बड़ा कुचित कारनामा किया। उसको पता था कि एक महिला चाहे कितनी ही चतुर हो, कितनी ही वो वीरांगना हो, लेकिन वात्सल्य की प्रतिमूर्ति होती है, संतान का कष्ट नहीं देख सकती। उस नटनी का बच्चा वहीं पर था, छोटा सा मासूम बच्चा था। उसने देखा कि नटनी का अपने को संतुलन डगमगाना है, इसलिए उस बच्चे को परेशान करना चालू किया, उसके चिकोटियां काटना चालू की। बच्चा जोर से चिल्लाया और उसकी चीख जब उस नटनी के कान में पड़ी और उसकी ममता जागृत हुई, अपनी सारी साधना को भूलकर उसकी ममता जागृत होते उसका बैलेंस बिगड़ा, उसका संतुलन बिगड़ा और वह उस झील में डूब करके मर गई, गिर गई उस रस्सी से। और उसी कारण वहां पर आज बना है नटनी का चबूतरा। याद रखना महत्वपूर्ण बात है, नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे है साहब? पिछोला झील के किनारे। नटनी का चबूतरा किस जगह है ये पूछे तो उदयपुर शहर में है। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि नटनी का बारा कहां है? नटनी का बारा अलवर में है। नटनी का बारा अलवर में और नटनी का चबूतरा है वो कहां पर है? नटनी का चबूतरा उदयपुर में पिछोला झील के किनारे है। पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय एक लक्की बंजारे ने किया। इसी राणा लाखा को लक्ष्य सिंह भी कहते हैं। आइए, राणा लाखा के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो एक बार इसमें नहीं आ सकते तो थोड़ा अपन बोर्ड का और प्रयोग करेंगे। राणा हमीर का कार्यकाल रहा 1326 से 1364। इसके बाद में इसके उत्तराधिकारी भी राणा खेता या क्षेत्र सिंह, जिन्होंने मेवाड़ पर 1364 से 1382 तक शासन किया। और इन्हीं के राज के समय, इन्हीं के साम्राज्य के समय मालवा के दिलावर खां गोरी को इन्होंने पराजित किया। और इसी कारण मेवाड़ और मालवा के बीच चलने वाला जो लंबा संघर्ष था उसका प्रारंभ हुआ। तो मेवाड़ और मालवा के संघर्ष का सूत्रपात किसके समय हुआ? खेता के समय। राणा, इसके उत्तराधिकारी भी राणा लाखा, जिन्हें लक्ष्य सिंह के नाम से भी जाना जाता है, जो 1382 से 1421 तक मेवाड़ के शासक रहे। इन्हीं के शासन में पिछोला झील का निर्माण एक लक्की बंजारे ने करवाया जो उदयपुर में है। और इसी झील के किनारे उदयपुर में बना हुआ ऐसा है नटनी का चबूतरा। आइए, हमें जानकारियां प्राप्त करनी है राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। एक तो इसके समय पिछोला झील का निर्माण, ये अपन पहले भी प्राप्त कर चुके हैं, जो कहां पर है? उदयपुर में। बड़ी महत्वपूर्ण है। और इन्हीं राणा लाखा के समय जावर कहां है? उदयपुर में। चांदी की खान, बताइए जावर माइंस जो है, जावर जो है, जो चांदी की बड़ी खान है, ये किसके समय निकली? राणा लाखा के समय। और जावर की चांदी की खान निकलते ही मेवाड़ की जो आर्थिक समृद्धि है वो धीरे धीरे प्रगति करने लगी। जावर उदयपुर की जो चांदी की खान है ये है साहब एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान। एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान कहां है? सबसे बड़ी चांदी की खान रूपा की खान। एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है वो जावर माइंस है जो उदयपुर में है। अच्छा साहब, ये चांदी जहां से निकलती है ये मिश्रित अवस्था में निकलती है। सीसा, जस्ता और चांदी ये हमेशा मिश्रित अवस्था में निकलते हैं, मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं, मिट्टी की तरह निकलते हैं। और इन सीसा, जस्ता और चांदी, इनका जो अयस्क होता है वो अयस्क होता है गलेना।
जो मिश्रित रूप में मिलता है उसको गलेना कहते हैं। और इस गलेने का फिर शोधन होकर के तीनों को, शीशे को, जस्ते को और चांदी को अलग किया जाता है। वो जो शोधनशाला जो है शीशा, जस्ता और चांदी की, वो राजस्थान में 2 हैं, एक है देबारी में। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। देबारी कहाँ है साहब? उदयपुर में। और दूसरी शोधनशाला जिस जगह है वो जगह है चंदेरिया। चंदेरिया कहां पर है साहब? चंदेरिया है साहब चित्तौड़गढ़ में। दोबारा देखते हैं एक जानकारी को। मेवाड़ के शासक राणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण हुआ, जो उदयपुर में, जिसके किनारे नटने का चबूतरा है। और इन्हीं राणा लाखा के समय जावर की जो चांदी की खान है वह मिली, जावर की चांदी की खान प्राप्त हुई, जो एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है। चांदी हमेशा मिश्रित अवस्था में मिलती है, जिसमें 3 चीज होती है, शीशा, जस्ता और चांदी। इन तीनों की जो अयस्क है इसे कहते हैं गलेना। और इस गलेना की जो शोधनशालाएं हैं राजस्थान में 2 हैं, एक है देबारी उदयपुर में और एक है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। महत्वपूर्ण जानकारी। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, इसी राणा लाखा का ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम है साहब राणा चुंडा, बड़ा महत्वपूर्ण। और इसी राणा चुंडा को कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह। मेवाड़ का भीष्म पितामह। बताइए मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राणा चुंडा को। राणा चुंडा किसका ज्येष्ठ पुत्र था? राणा लाखा का। राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र राणा चुंडा को किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ के भीष्म पिता के नाम से। अब बात ये निकल के आती है साहब, इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह क्यों कहा जाता है? ऐसा इन्होंने क्या त्याग किया कि जिसकी वजह से ये मेवाड़ के भीष्म पितामह कहलाते हैं? जब मेवाड़ में राणा लाखा शासन कर रहे थे, उसी समय मारवाड़ रियासत में, मारवाड़ रियासत के शासक जिनका नाम राव चुंडा, अलग अलग हैं। ये राणा चुंडा है जो मेवाड़ का है, ये मारवाड़ का शासक है जिसका नाम है चुंडा। और इसे कहा जाता है राठौड़ वंश का प्रथम प्रतापी शासक राणा चुंडा। प्रथम प्रतापी शासक भी इसलिए है, वो दोहा प्रचलित है कि इंदारो उपकार कम दस कदे ने 20 रहे और चुंडो चमरी चाट दी मंडोवर ढाईजे। पहले राठौड़ों की छोटी मोटी जागीरें यहाँ पर हुआ करती थी मारवाड़ में, लेकिन मंडोर का जो पहला शासक राठौड़ वंश का बना वो था चुंडा, जिन्हें इंदा राजपूतों ने दहेज में दिया था। इसे राठौड़ वंश का प्रथम प्रतापिक शासक कहा जाता है। इस राव चुंडा का जो ज्येष्ठ पुत्र है वो ज्येष्ठ पुत्र था कान्हा। इसी का दूसरा पुत्र एक और, जिसका नाम रिडमल, जिसे अपने रणमल के नाम से भी जाना जाता है। और साहब चुंडा की एक पुत्री का नाम हंसाबाई। अब साहब राव चुंडा ने देखा यार हंसाबाई अपनी जवान हो गई, इसकी सगाई करनी चाहिए। और इसकी सगाई का नारियल लेकर पुरोहित जी, नारियल लेकर पुरोहित जी किसके लिए गए? राणा चुंडा के लिए। जवान था राणा चुंडा, राणा लाखा बुजुर्ग हो चुका था, ये भी जवान कन्या। इसकी सगाई का नारियल पुरोहित जी लेके गए किसके लिए? राणा चुंडा के लिए। जब साहब दरबार चल रहा था, पुरोहित जी नारियल लेकर के सोने के थाल में हाजिर हुए, चर्चा चली साहब मारवाड़ से नारियल आया, मारवाड़ से नारियल आया, मारवाड़ से नारियल आया। और दरबार में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी कि किसी ने कहा किसके लिए है, किसके लिए है। मजाक में राणा लाखा ने कह दिया साहब बुढ़ापे में मेरे लिए कौन नारियल भेजेगा, मैं तो बूढ़ा हो चुका, हालांकि इच्छा तो खूब है पर करूं क्या, मेरे लिए कौन नारियल भेजेगा? ये नारियल तो हो सकता राणा चुंडा के लिए ही आया होगा, मेरे पुत्र के लिए आया होगा। और साहब चुंडा का दिमाग गड़बड़, क्या डोकरा के भीतर तो इच्छा है कि लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे भी लो। डोकरा शादी करना चाहता है, डोकरे की इच्छा होते हुए मैं शादी कर लूं, ये तो शोभा नहीं देता। ऐसा ही शांतनु के समय देवव्रत ने किया था। साहब चुंडा ने कहा कि नारियल मेरे लिए नहीं, मेरे पिताजी के लिए आया है। और ये नारियल जो चुंडा के लिए आया था, राणा चुंडा के कहने पर किसने स्वीकार किया? राणा लाखा ने।
पुरोहित जी वापस नारियल जाकर के लेकर के राव चुंडा को बताया, साहब जिसके लिए नारियल भेजा गया था वो चुंडा के बजाय किसने ले लिया, स्वीकार कर लिया, राणा लाखा ने। और वो साहब चुंडा टेंशन में, जवान कन्या और बूढ़ा भीन, अब करें तो क्या करें, समस्या। तो मारवाड़ वालों ने एक शर्त रख दी कि हम तो केवल एक ही शर्त पर शादी कर सकते हैं हंसाबाई की लाखा के साथ, कि हंसाबाई का जो पुत्र लाखा से पैदा होगा वही मेवाड़ का शासक बने। मारवाड़ों ने सोचा अपनी युक्ति पार जाएगी, क्योंकि राणा लाखा चुंडा से प्यार करता है, शासक बनाएगा तो चुंडा को बनाएगा। वो चुंडा को शासक बनाने के चक्कर में वो मना कर देगा कि नहीं 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 नहीं, हंसाबाई का बेटा नहीं बन सकता, ये तो चुंडा ही बनेगा। और इस चक्कर में अपना रिश्ता कैंसिल, अपनी हंसाबाई बूढ़े बीत के जाने से बच जाएगी। जब ये शर्त का पता चला, चुंडा ने कहा कि मैं शर्त स्वीकार करता हूं और मैं मेरे साम्राज्य का त्याग करता हूं, मैं कभी भी शासक नहीं बनूंगा और मेवाड़ के सिंहासन के प्रति हमेशा वफादार रहूंगा। हंसाबाई के होने वाला पुत्र ही शासक बनेगा। और इसी शर्त पर हंसाबाई की शादी किसके साथ हो गई साहब, राणा लाखा के साथ। इसी कारण मेवाड़ के राणा चुंडा को कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह। और आज भी इस राणा के चुंडा के जो वंशज होते हैं इन्हें कहा जाता है चुंडावत। और ये हमेशा मेवाड़ की सेना में हरावल दस्ते में रहते हैं। मेवाड़ की सेना में सबसे आगे रहने का जिन्हें अधिकार है वो चुंडावतों को है, क्योंकि इस चुंडा के जो त्याग और जो तपस्या थी उसकी बदौलत आज भी मेवाड़ में कोई भी, जो आज तो खैर इनका राज नहीं रहा, लेकिन जब तक जब तक कोई भी शासकीय आदेश निकलता था चुंडावतों के भाले के निशान से, शासक से ज्यादा उसकी मोहर जरूरत थी। चुंडावत ने अपने भाले का निशान अंकित कर दिया, तभी जाकर के उस शासकीय नियम को मान्यता मिलती थी। ये परंपरा किसने प्रारंभ की, राणा लाखा ने। आज भी चुंडावतों का मेवाड़ के जो राज परिवार है उसमें बड़ा सम्मान है। मेवाड़ के राज चिन्ह में एक तरफ भील होता है तो एक तरफ सिसोदिया होता है, और सिसोदिया में जो होता है वो चुंडावत होते हैं। और इन चुंडावतों का एक बड़ा प्रसिद्ध ठिकाना रहा वो है सलुम्बर। और इसी सलुम्बर के थे वो जो हाड़ी रानी, चुंडावत मांगी सेनानी, सिरकाट दे दियो क्षत्राणी। ये बात आगे आएगी जब महाराणा राज सिंह को अपन पढ़ेंगे। इस कारण राणा चुंडा को कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह। याद रखना, इधर है मारवाड़ का राव चुंडा, इधर है मेवाड़ का राणा चुंडा। इस राणा चुंडा को कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह, इस राव चुंडा को कहा जाता है राठौड़ वंश का प्रथम प्रतापी शासक। अब साहब हंसाबाई का विवाह किसके साथ हो गया, राणा लाखा के साथ। हंसाबाई के पति कौन, लाखा। और हंसाबाई और लाखा दोनों का एक पुत्र हुआ, पुत्र का नाम मोकल। मोकल सिसोदिया या राणा मोकल। ये मोकल केवल 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की अवस्था में राणा लाखा की हो गई मृत्यु। तो मेवाड़ का शासक कौन बनेगा, मोकल। याद रखिएगा, ये जो राव चुंडा है ये मारवाड़ का है, ये राणा चुंडा है ये मेवाड़ का है। मेवाड़ के राणा चुंडा को कहते हैं मेवाड़ का भीष्म पितामह है, और मारवाड़ के राव चुंडा को कहते हैं राठौड़ वंश का प्रथम प्रतापी शासक। अब देखिएगा साहब, राणा लाखा की मृत्यु हुई। राणा लाखा की मृत्यु के बाद शासक बनता है मोकल। मोकल बनता है 1421 में शासक। यहां तक हमने जानकारी प्राप्त कर ली। राणा लाखा के बाद में 1421 में शासक बना, 12 साल का छोटा सा बना, वो था मोकल। मोकल छोटा सा बच्चा, इसलिए इस मोकल का संरक्षक कौन बना। जिस प्रकार भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर के लिए शपथ कार्य की थी, सिंहासन के प्रति वफादार रहूंगा, वैसी शपथ कार्य की थी राणा चुंडा ने। और साहब इसका संरक्षक बना राणा चुंडा, मेवाड़ का भीष्म पितामह। ये समझदार था, बड़ा था, बहादुर था। चुंडा के देखरेख में मोकल राजपाट कर रहा है, लेकिन जो राणा लाखा की पत्नी थी हंसाबाई, हंसाबाई को इस पर शक रहता था कि पता नहीं ये कुर्सी ऐसी हराम चीज है कि कुर्सी पता नहीं आदमी का ईमान कब डगमगा दे। अगर चुंडा का ईमान डगमगा गया, इसने मोकल की हत्या कर दी और राजपाट प्राप्त कर लिया, तो क्या होगा। अब साहब हंसाबाई रात दिन इस पर संदेह करने लगी, लेकिन स्वाभिमानी आदमी के ऊपर जब संदेह किया जाता है तो वह उस जगह को छोड़ना मुनासिब समझता है। अब साहब राणा चुंडा पर
हंसाबाई ने किया। लुगाई को शुभा भी को वह बैम करे ही करे है। हंसाबाई द्वारा संदेह करने पर वो मेवाड़ त्याग दिया साहब। एक कोचिंग छोड़ के दूसरी कोचिंग में पढ़ाने लग गया जी। मेवाड़ त्याग कर मांडू मध्य प्रदेश में है, एमपी में, एमपी चला गया और वहां पर हुआ साहब इसका शानदार स्वागत किया। ये ऐसे महावीर की तो हमें तलाश थी। अब साहब ये तो छोटा ही था संरक्षक की, तो फिर आवश्यकता है, तो हंसाबाई ने क्या किया, इसका संरक्षक किसे बनाया, अपने छोटे भाई को बुला लिया। नियुक्त किसे किया, रणमल को या रिडमल को। घर में साड़ो और चिड़कली का आड़ो हमेशा परेशान करया करे। अब मामा को ब्याह और माँ पुरुषगारी और जीम रहे बेटा रात अंधेरी। अब साहब ये तो छोटा बच्चा था और साहब मामा ने देखा मौका है साहब, और रणमल यहाँ पर तमाम जितने भी सिसोदिया वंश के जो अच्छे पदों पर, जो उच्च पदों पर थे, उन सिसोदियों को उच्च पदों से हटाया और सब जगह पर अपने विश्वस्त सिसोदियों को पदों से हटा करके अपने जो खास मर्जीदान आदमी थे उन राठौड़ों को नियुक्त कर दिया। पदों से हटाकर राठौड़ों को नियुक्त कर दिया साहब। मंत्री भी वही, सेनापति भी वही, और राजपाट सारा सिसोदियों का है और मजे लूट रहे हैं राठौड़। कांदा खाया कम दजा घी खायो गोला रहा चूरू तो चालसी बाजंतर ढोला वाली सी बात हो गई। तो साहब अब देखिएगा, जब मोकल शासक बने तो उनके सबसे पहले संरक्षक नियुक्त हुए सिसोदिया परिवार की तरफ से राणा चुंडा। लेकिन राणा चुंडा पर जब वहम किया गया तो हंसाबाई के इस संदेह से व्यथित होकर के, परेशान होकर के वह मेवाड़ को त्याग कर कहां चले जाते हैं, मांडू का है मध्य प्रदेश में। तो इसका दूसरा संरक्षक नियुक्त किया गया रणमल को। रणमल मारवाड़ से आया और उसका चित्तौड़ को संभालने लगा। अब सिसोदिया जितने भी उच्च पदों पर थे उन सबको हटाया और हटाने के बाद उन्होंने किसको नियुक्त किया, उच्च पदों पर राठौड़ों को। अब साहब ये मोकल बच्चा ही था, केवल 24 साल का ही था, और 24 साल की अवस्था में एक बार ये शिकार खेलने अपने कई मित्रों के साथ गया। कई मित्रों में इनके साथ में 2 भाई थे, एक का नाम था चाचा और एक का नाम था मेरा। चाचा और मेरा, ये वैसे चाचा भी लगते थे रिश्ते में इसके। और इसकी मोकल के जो दादा थे राणा खेता या राणा क्षेत्र सिंह, उनकी एक उपपत्नी थी, एक प्रेमिका थी जो जाति से खातिन थी, खाती जाति की थी। उसके बेटे थे चाचा और मेरा। शिकार करने गए जंगल में, दोपहर का समय था और शिकार विकार करने के बाद रेस्ट करने लगे। अब ये मोगल बच्चा बुद्धि था और उसने चाचा और मेरा को पूछ लिया आसपास के पेड़ों को देखकर कि चाचा मेरा ये बताइए कि इन पेड़ों में से सबसे अच्छा फर्नीचर कौन से पेड़ का बनता है। चाचा मेरा तो दिमाग नहीं लगाया, लेकिन इनके साथ में था महपा पमार, उसने भड़का दिया कि बेटा ये तुम्हें क्यों कह रहा है कि सबसे अच्छा फर्नीचर, कि तुम खातिन के बेटे हो ना, और खातियों का काम है फर्नीचर का, इसलिए तुम्हें चिढ़ा रहा है कि तुम्हें फर्नीचर की जानकारी होनी चाहिए, राजकाज की जानकारी नहीं होनी चाहिए। तब तुम्हें चिढ़ाने के लिए पूछा कि बताओ सबसे अच्छा ही नहीं इतने पेड़ों में से, ये धोकड़े का पेड़ खड़ा है, महुए का पेड़ खड़ा है, ये रोईडे का पेड़ खड़ा है, बबूल का, इनमें सबसे अच्छा फर्नीचर किसका बनता है, ये तुम्हें चिढ़ाने के लिए पूछ रहा है। और मैं पापा मार ने जब चिढ़ाया कि अच्छा तुम खातिन के बेटे हो, तो साहब इस चाचा और मेरा ने इस मोकल की हत्या कर दी। ये लो साहब, बताइए मेवाड़ के शासक मोकल की हत्या किसने की? चाचा और मेरा ने। चाचा और मेरा ने ये जो हत्या है ये किसके भड़काने पर की? ये चाचा और मेरा ने ये जो इसकी हत्या की ये महपा पमार के भड़काने पर की। अब साहब ये हत्या कब हुई? महत्वपूर्ण बिंदु है, ये हुई 1433 में। और 1433 में जैसे ही मोकल की हत्या हुई, मोकल की हत्या होने के बाद इस मोकल का जो उत्तराधिकारी बनता है, जो मेवाड़ का सबसे प्रतापी शासक होता है, वो है कुंभकर्ण या राणा कुंभा। और राणा कुंभा जब हत्या हुई, कौन सा टाइम? 1433 में शासक बना।
और यहाँ से प्रारंभ होता है मेवाड़ का स्वर्ण काल।